हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए साथियों, आज हम देखेंगे जो स्पीडी करंट अफेयर्स की सीरीज़ शुरू की थी हमने, उसी का आज तीसरा पार्ट है, जिसमें कि हम अभी तक 2 पार्ट कंप्लीट किए हैं। आज हम ये लंबा पार्ट करेंगे काफ़ी सा। इसमें जो अभी तक हुआ है उसके आगे से देखेंगे। इसमें क्या है, विश्व के प्रमुख कंपनियों को सीईओज। तो ये जो वीडियो है ये हमारे यूपीपीसीएस, यूपीएसआई और जितने भी यूपी और इंडिया से रिलेटेड जो हमारे यूपीएससी तक के एग्ज़ाम हैं उनमें इस तरह की करंट अफेयर्स का काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इसे हम लोग उसी नज़रिए से देखेंगे। यूपी पुलिस भी हो गया, यूपीएसआई हो गया, इस तरह के सारे एग्ज़ाम्स, वनडे और जो पीसीएस आईएएस तक के एग्ज़ाम हैं उनके में ये काम आएगा। तो सबसे पहला जो है वो विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओज। इसमें कंपनी दे रखी है और ये सीईओ। यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से बनेगा, यहाँ तो वो डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, इसमें वो मिलान करने के लिए पूछ सकता है। जैसे कि एप्पल कंपनी है तो इसके जो सीईओ हैं वो हैं टिम कुक। उसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके सीईओ हैं सत्य नडेला। उसके बाद टाटा सन्स या टाटा ट्रस्ट, इसके जो हैं वो नटराज चंद्रशेखरन या फिर नोएल टाटा। उसके बाद जो टीसीएस है, टीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, इसके जो सीईओ हैं वे हैं के कृति वासन। उसके बाद जो गूगल है या अल्फ़ाबेट इंक बोलते हैं इसे, इसके जो सीईओ है वो है सुंदर पिचई। उसके बाद अमेजन के हैं वो हैं एंडी जेसी। उसके बाद फेसबुक, तो फेसबुक के जो सीईओ हैं वो हैं मार्क जुकरबर्ग। और जो ट्विटर है या इसे जो नया नाम इसका है वो एक्स है, इसके सीईओ हैं लिंडा याकारिनो। उसके बाद जो सीईओ हैं इंस्टाग्राम के वो हैं केविन सिस्ट्रोम। उसके बाद जो यूट्यूब है, यूट्यूब के जो सीईओ हैं वो हैं नील मोहन। और उसके बाद ओपन एआई, उसके जो सीईओ हैं वो हैं सैम आल्टमैन। उसके बाद जो स्पेस एक्स है अमेरिका की, उसके जो सीईओ हैं वो हैं एलोन मस्क। तो ये थे हमारे कंपनी के जो भी प्रमुख कंपनी हैं विश्व की, उनके सीईओज। उसके बाद भारत, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस यूपीएसआई में अक्सर पूछा जाता है, वो है भारत का 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025। जो कि हमारा 2025 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें जो मुख्य अतिथि थे वो थे प्रबोवो सुबियांटो, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। उसके बाद गणतंत्र दिवस 2025 की थीम भी पूछी जा सकती है, तो वो थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। उसके बाद जो सर्वश्रेष्ठ झांकी का जो पुरस्कार मिला था वो कौन सा था, उत्तर प्रदेश की झांकी। कहाँ की झांकी, उत्तर प्रदेश की झांकी। उसके बाद जो मुख्य अतिथि थे 2024 में वो थे इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। और इस साल जो 2025 हैं वो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांटो। उसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है 2023 से 25 में प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार। तो प्रधानमंत्री मोदी जी को अभी बहुत सारे पुरस्कार अलग अलग देशों ने द्वारा प्रदान किए गए हैं। तो उसमें जो 2025 के कौन कौन से पुरस्कार हैं और कौन कौन से देश से मिले उन्हें देखेंगे। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्टिया मिराबिलिस, ये मिला है नामीबिया। तो इस तरह के जो ऑर्डर दे रखे हैं बहुत सारे पुरस्कार, इन्हें हम कैसे याद करेंगे। इनमें हम कोई सा एक की मोस्ट वर्ड पकड़ लेंगे, उसके हिसाब से याद कर लेंगे। जैसे इसमें ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बेल्वात्विया, तो ये हमें इतना याद रखना है। इसके बाद लिख लेंगे, याद कर लेंगे नामीबिया। उसके बाद ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस, तो पूरा बहुत बड़ा है, भूल सकते हो। तो इसमें ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन ऑर्डर, तो ये कहाँ से मिला था, ब्राज़ील से। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ द त्रिनाद एंड टोबैको, तो इसमें त्रिनाद एंड टोबैको को ही मिला था। तो ये वाला जो है वो अगर ना याद रहे तो ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक याद रखना है। उसके बाद ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, तो इसमें ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर और ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर, तो इसमें 2 हैं इस टाइप के। तो ऑफ मारियोनस थर्ड और स्टार, अगर स्टार लगा है तो वो घाना का है, और अगर मैकारियोस लिखा है तो वो साइप्रस का है। इस तरह से हमें इसे याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो है
ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ, ये हो गया। उसके बाद मित्र भूषणम, जो मित्र भूषणम है वो कहाँ से मिला था, वो मिला श्रीलंका। तो इस टाइप के हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिसमें कोई पता नहीं चल रहा है, यहाँ से जैसे देश का नाम भी लिखा है तो वो जल्दी एग्जाम में नहीं पूछेगा, जिसमें देश का नाम नहीं लिखा होगा वो ज़्यादा पूछेगा। तो मित्र भूषणम कहाँ मिला, श्रीलंका से। फिर ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द ऑफ द इंडियन ओशन, तो इसमें इंडियन ओशन पकड़ लोगे, इंडियन ओशन। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द इंडियन ओशन, तो ये कहाँ मिला, मॉरिशस में। तो ये थे 2025 के। अब हम देखेंगे 2024 में भी प्रधानमंत्री मोदी जी को कई देशों से पुरस्कार मिले हैं, तो वो कौन कौन से हैं। उसमें है एक ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर, तो इसमें यही याद रखना है मुबारक अल कबीर कहाँ है, तो वो कुवैत से मिला है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस, एक्सीलेंस कहाँ से मिला है, गुयाना से मिला है। उसके बाद ऑनरेरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस, तो ये बारबाडोस नहीं याद रखना है, इसमें ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम याद रखना है, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। तो ये कहाँ से मिला, बारबाडोस से। उसके बाद डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर, डोमिनिका अवार्ड ऑफ, तो ये डोमिनिका से ही मिला है, तो इसमें अवार्ड ऑफ ऑनर याद रखना है। उसके बाद ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर, तो ये नाइजीरिया से मिला है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल, ये मिला है रूस से। तो ये थे 2024 के। अब ये आगे हैं 2023 के पुरस्कार, जिसमें कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, ये कहाँ से मिला है, ये ग्रीस से मिला है। उसके बाद ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजर ऑफ ऑनर, तो इसमें याद रखना है लीजर ऑफ ऑनर है या ऑर्डर ऑफ ऑनर है। ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस होगा और लीजर ऑफ ऑनर कहाँ होगा, फ्रांस होगा। उसके बाद ऑर्डर ऑफ द नाइल, तो ऑर्डर ऑफ द नाइल कहाँ से मिला है, ये मिला है नील से, याद रखना नील नदी कहाँ है, मिस्र में। तो इस तरह से हमें इनकी टेक्निक से याद करने पड़ेंगे। फिर है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, ये है पापुआ न्यू गिनी से। उसके बाद कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, ये कहाँ से मिला है, फिजी से मिला है। फिर है एवाकल अवार्ड बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ, ये कहाँ से मिला है, पलाऊ गणराज्य से। तो ये थे 2023 से 25 में प्रधानमंत्री को मिले सर्वोच्च पुरस्कार थे, वहाँ जिस देश से मिले उसमें। यहाँ से क्वेश्चन अगर मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा कि डिक्शनरियों द्वारा चयनित बर्ड ऑफ द ईयर, तो कौन सी डिक्शनरी में सबसे ज़्यादा बार बर्ड को चयनित किया गया है। तो इसमें दे रखा है यहाँ पे ईयर 2022, 2023 और 2024। तो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी है उसमें ग्लोबिन मोड, ये 2022 में मिला और 2023 में रिज है, 2024 में ब्रेन रोट। उसके बाद मारियम वेबस्टर, तो ये मिला है गलिस्टिंग और ऑथेंटिक और पोलराइजेशन 2024 में। उसके बाद कैम्ब्रिज जो है डिक्शनरी, इसमें होमर, हेलोनेट और मैनिफेस्ट। उसके बाद कॉलिंस जो है उसमें परमेसराइसिस। उसके बाद एआई, ये इम्पोर्टेंट है, ये एआई से रिलेटेड है और इसमें क्या है, ब्रथ, ये 2024 में। उसके बाद डिक्शनरी.com, इसमें वुमेन 2022 में और ये हो गया। उसके बाद डिमोर, ये हो गया। तो ये था हमारे डिक्शनरियों द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर। इसमें जो अगला इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा इस पीडी बुक की जो सीरीज है उसमें, वो है इसरो का वर्ष 2023 से 25 के प्रमुख मिशन। तो इसरो के कौन कौन से प्रमुख मिशन रहे हैं उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो निसार मिशन क्या है, निसार ये जो है 30 जुलाई 2025 को इसकी प्रक्षेपण तिथि थी निसार, और ये इसका जो यान था वो था GSLV F-16। उसके बाद जो है एक्जिम 4, ये था 25 जून 2025 को एक्जिम 4, ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसका नाम था प्रक्षेपण यान का। उसके बाद योस 9, ये असफल हो गया था, ये 18 मई 2025 को PSLV C-61 से किया गया था। तो योस कौन सा असफल हो गया ये भी पूछ सकता है। तो योस 9 और दो कौन से, निसार और एक्जिम, ये जुलाई और जून में ही 2025 में किए गए और ये मई में किया गया था। अब उससे पहले जो किया गया था वो किया गया था जनवरी में। तो NVS सेकेंड था, ये GSLV F-15 से किया गया और ये 29 जनवरी 2025 को।
उसके बाद ये दिसंबर के हैं स्पाडेक्स मिशन। स्पाडेक्स था 30 दिसंबर 2024 को, ये PSLV C60 से। उसके बाद प्रोवा 3 मिशन 5 दिसंबर 2024 को, PSLV C59। और GSAT-20N2 ये 19 नवंबर 2024 को SpaceX फाल्कन 9 से। उसके बाद EOS 8, तो याद रखना है EOS 8 मिशन और 9 मिशन। तो EOS 9 मिशन असफल हुआ है, 8 जो है ये 16 अगस्त 2024 में किया गया था और ये सफल था, SLV D3। उसके बाद INSAT 3DS ये 17 फरवरी 2024 को किया गया था GSLV F14 के द्वारा। और एक्सपोसैट मिशन ये 1 जनवरी 2024 को किया गया था PSLV C59 के द्वारा। तो हमें यहाँ से भी क्वेश्चन याद रखना है कि निसार, एक्जिम 4, EOS 9, NBS 2, स्पेस DX मिशन, प्रोवा 3 मिशन, GSAT, EOS 8 मिशन और INSAT 3DS और एक्सपोसैट मिशन। तो इनके ये याद रखने की इनके प्रक्षेपण यान कौन से थे, ज़्यादातर यही पूछेगा। और इस साल 2025 की हमें तिथियां भी याद रख लेनी चाहिए। उसके बाद इसरो का आगामी मिशन कौन कौन से हैं उनके बारे में भी जानकारी यहाँ से पूछी जा सकती है। तो इसरो के जो आगामी मिशन हैं, जो अगली वर्षें हमारी 25 के बाद 26, 27, 28 में, तो वो कौन कौन से मिशन हैं। तो इसमें देखेंगे इसरो के आगामी मिशन, जिसमें कि चंद्रयान 4 है, चंद्रयान 4 जो कि 2028 में लॉन्च किया जाएगा और चंद्रमा से नमूने लेकर पृथ्वी तक पहुंचेगा। तो हमें इसमें यही ध्यान रखना है कि ये चंद्रयान 4 जो है वो कब आएगा, तो ये 2028 में प्रक्षेपित किया जाएगा। उसके बाद ल्यूपेक्स जो है ये भी 2028 में। तो ये हमें इस तरह से याद रखना है, 2028 में 2 मिशन है, चंद्रयान 4 और ल्यूपेक्स। तो ये जाक्सा, जापान और इसरो की संयुक्त परियोजना है जो ल्यूपेक्स है। इसमें जापान और इसरो जो कि भारत का है, इन दोनों का संयुक्त मिशन है। उसके बाद गगनयान 3 है, ये 2027 में है। गगनयान 3 ये 3 सदस्यों के चालक दल को इसमें भेजा जाएगा। उसके बाद है गगनयान 1/2, तो ये 2025 में है। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष कार्यक्रम है। और शुक्रयान 1, ये शुक्रयान 1 भी 2028 में एक और ऐड कर लेना है, शुक्रयान 1 जो कि शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए जाएगा 2028 में। उसके बाद मंगलयान 2 जो कि 2026 में जाएगा। मंगल ग्रह युक्त भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है ये। और उसके बाद निसार 2025 में जो कि गया था अभी, ये हो ही गया है, पृथ्वी की निगरानी युक्त नासा इसरो का ये संयुक्त मिशन है निसार। उसके बाद जो अगली खबर है वो प्रोजेक्ट टाइगर, ये बहुत इम्पोर्टेंट खबर है प्रोजेक्ट टाइगर वाली। तो इसमें क्या है, जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर है उसमें ये चीतों के लिए प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीतों, 8 लेके आए थे, जिसमें कि 5 मादा थीं और 3 नर चीता थे, को मध्य प्रदेश को कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था। क्योंकि मध्य प्रदेश में कूनो राष्ट्रीय उद्यान लाया गया था, जिसमें से एक मादा चीता सासा की मौत हो चुकी है, जिसमें से एक मर गया है, 8 आए थे। और इसकी निगरानी उस सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया, जिसमें 9 सदस्य हैं पूरी फोर्स बल में, उसमें से गठित किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्षों में कुल 50 चीतों को भारत लाने की योजना है। उसके बाद जो मेन खबर है वो है बाघ गणना रिपोर्ट 2022। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हर 4 साल में एक बार रिपोर्ट जारी होती है। ये बात ध्यान रखना है कि बाघ गणना रिपोर्ट जो है वो हर 4 साल में एक बार जारी होती है। तो इसमें जो जारी करता है वो कौन है, भारतीय वन्यजीव संस्थान होता है, जो कि 29 जुलाई 2023 को ये रिपोर्ट जारी हुई थी। 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है, ये हुई 2023 में, लेकिन ये 22 की रिपोर्ट जो है वो जारी हुई है। तो ये जो रिपोर्ट है प्रत्येक 4 वर्षों पर जारी होती है। भारत में बाघों की कुल जनसंख्या जो है वो 3682, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखना है। ये PCS का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है क्योंकि 3682, 2018 में ये 2967 थी। तो 4 साल में इतने बड़े हैं, कितने बड़े हैं ये भी पूछ सकता है। विश्व का 75% बाघ
केवल भारत में रहता है। तो सर्वाधिक बाघ जो हैं वो भारत में ही रहते हैं। सर्वाधिक जो है वो भारत में कहाँ, मध्य प्रदेश में, जिसमें कि 785 हैं। 2018 और 22 के बीच बाघों की संख्या में 24.1% की वृद्धि दर्ज की गई है, क्योंकि पिछली जो रिपोर्ट आई थी वो 2018 में आई थी। अब कब आई है, अब ये 2022 की रिपोर्ट आई है 2023 में। तो इसमें जो बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है वो हुई है 24.1% की। जिम कॉर्बेट, जो हमारा जिम कॉर्बेट है उत्तराखंड में, देश में सबसे ज़्यादा बाघ हैं यहाँ पे 260। और बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी और 2022 में कितनी हो गई, 54। ये बिहार पीसीएस के लिए, बिहार के जो एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी। और मध्य प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक बाघ हैं, ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु प्रबंधन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या 3925 है, जो कि 6.1 है। ये रिपोर्ट पर्यावरण की वाली है और ये बाघ जो कि हर 4 साल में रिपोर्ट आती है, इसे बहुत अच्छे से याद रखना है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद जो अगली खबर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करंट अफेयर्स में, जिसमें कि 2024-25 में आए तूफान एवं उनके चक्रवात, उनके नाम क्या क्या रखे गए हैं और ये कौन कौन से आए हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएगा, क्योंकि पिछले टाइम में बहुत ज़्यादा तूफान वगैरह चक्रवात आए हैं। तो हमें देखना है रेमेल। रेमेल जो है वो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश में आया था रेमेल, और इसका जो नामकरण किया था वो ओमान ने किया था, मस्कट। और असना, ये कच्छ क्षेत्र और सौराष्ट्र, महाराष्ट्र वगैरह का क्षेत्र है, और इसका नामकरण किया था पाकिस्तान ने, जो कि असना है। फिर है क्रैथॉन। क्रैथॉन जो है वो ताइवान और फिलीपींस इससे प्रभावित थे, इसका नामकरण किया था जापान ने। उसके बाद एयागी, जो कि म्यांमार, लाओस और वियतनाम में ये आया था, इसका जो नामकरण किया था जापान ने। और दाना, ये उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये वो इम्पोर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि दाना जो है वो नाम किसने दिया, ये कतर ने दिया। और कोंगरे, ये ताइवान में आया, इसका नाम कंबोडिया ने दिया। राफेल, ये क्यूबा में आया, नाम दिया फ्रांस ने। फेंगल, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, फेंगल, ये तमिलनाडु में आया। तमिलनाडु में कौन सा तूफान आया, तो हमें ये ध्यान रखना है, फेंगल आया, और इसका नामकरण किया सऊदी अरब ने। उसके बाद चिडो, ये मोजाम्बिक है, मॉरिशस है। लिकेलेडी है, डिकेलेडी है, फ्रांस के मायोट क्षेत्र में आया है। जूड है, ये मेगाडास्कर और मोजाम्बिक का है। अल्फ्रेड है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया ने ही नामकरण दिया। शक्ति है उसका, श्रीलंका ने इसका नामकरण दिया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो है 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जो अभी हमने देखा था बाघ गणना रिपोर्ट 2022 वाली, वो हर 4 साल में आती है, और ये जो वन वाली रिपोर्ट है वो हर 2 साल में आती है। तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो भारत की वन रिपोर्ट है वो हर 2 साल में आती है। तो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया है। इसका जो प्रकाशन है वो प्रत्येक 2 वर्ष पर होता है। तो देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण है वो 8,27,357 वर्ग किलोमीटर में है। 8,27,357, ये पूछा जा सकता डेटा, इसलिए याद होना चाहिए। और कितना परसेंट है, 25.17% देश में कुल वन और वृक्षावरण। उसके बाद कुल वनावरण, कुल वनावरण कितना है, ये वन और वृक्ष दोनों का है, और ये केवल वनावरण का है, तो ये 7,15,343, ये केवल वन आवरण है। इसमें का जो परसेंट है वो 21.71 है। उसके बाद जो कुल वृक्ष आवरण है वो 1,12,014 है, 1,12,014, और ये वनावरण है वो है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर। तो ये डेटा याद रखना है। और ये जो है वो प्रतिशत में कितना है, 3.41%। 2021 की तुलना में, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट है, उससे पहले 2 साल पहले 2021 में आई होगी, तो उसमें जो वृक्ष वृद्धि की तुलना में जो वृद्धि हुई है वो है 1445 स्क्वायर किलोमीटर।
उसके बाद 2021 की तुलना में जो वनावरण में वृद्धि हुई है वो ही है 156 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद 2021 जो वृक्षारोपण में वृद्धि हुई है वो 1279 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि वाले 4 राज्य हैं। उसमें पहला है छत्तीसगढ़। ये सिक्वेंस पूछा जा सकता है कि वन आवरण सर्वाधिक किसका है, तो सबसे ज़्यादा किसका है वो है छत्तीसगढ़ का है। उसके बाद नंबर 2 पे हमारा उत्तर प्रदेश है और 3 पर है उड़ीसा और 4 पर है राजस्थान। तो ये जो डेटा है ये हमें याद रखना है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। और इसमें जो वनावरण है ये भी डेटा हमें याद रखना पड़ेगा। उसके बाद जो नीचे है वो है वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य। ऊपर क्या था, वन और वृक्ष दोनों की वृद्धि के हैं, उसमें छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वन और वृक्ष दोनों की बात हो रही है या फिर वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि केवल वन की बात है। तो तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर 1 पे मिजोरम हो जाएगा, नंबर 2 पे गुजरात हो जाएगा, नंबर 3 पे उड़ीसा हो जाएगा। फिर क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्षावरण वाले राज्य हैं, जो क्षेत्रफल में हैं वो मध्य प्रदेश आ जाएगा क्षेत्रफल के हिसाब से। और उसके बाद आएगा अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद आएगा महाराष्ट्र। तो मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र ये क्षेत्रफल के हिसाब से आएगा। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। उसके बाद क्षेत्रफल में सर्वाधिक वनावरण वाला राज्य जो है वो है लक्षद्वीप, और उसके बाद मिजोरम, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद मैंग्रोव जो होते हैं वन, उनका आवरण जो है वो 4992 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 0.15% है। सर्वाधिक कहाँ पे है मैंग्रोव, वो है पश्चिम बंगाल में। देश के वनों में कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 7285.5 मिलियन टन है। और 2021 की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुई है वो 81.5 मिलियन टन हुई है। देश में बांस आधारित क्षेत्र का विकास है वो 1,54,670 वर्ग किलोमीटर में हुआ है। उसके बाद 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में जो वृद्धि हुई है वो 5,227 वर्ग किलोमीटर हुई है। और 19 राज्यों या संघ शासित राज्यों के जो क्षेत्र हैं उसमें 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र पर वन आवरण है। तो ये थी 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट। इसमें जो की पॉइंट हमें याद रखने हैं वो एक तो याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये हर 2 साल पर जारी की जाती है।